Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss audio-visual aids or sensory aids. I am Professor Rabiat Bassam. Now the objectives of this unit. After studying this unit, the students will be able to tell the meaning and definition of AV aids. Number 2, categorize AV aids with examples. Describe the use of globe, charts, and reference books. Next, write the uses of different types of boards in schools. Then identify the advantages and disadvantages of AV aids. Accept and adopt the words of wisdom. And at the end, will be able to do creative work. Meanings and definitions. Audio means hearing and visual means seeing. Definitions. All such material aids that try to clarify knowledge through our senses are called audio visual aids. अच्छा, अब इसमें ये नहीं है कि सिर्फ हम देखने और छूने से ही सीख सकते हैं। इसमें ये भी है कि जितने हमारे सेंसेस हैं, अल्लाह ताला ने हमें छूने की हिस्स दी है, चखने की हिस्स दी है, सूंघने की हिस्स दी है, जो भी महसूस करने के हमारे हिस्स हैं, उनके ज़रिए जो भी नॉलेज हम सीखते हैं तो उसको हम इसी में शामिल करेंगे। हमने कहा कि ऑडियो विजुअल एंड सेंसरी, जिसको भी हम सेंस कर सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं, तो वो तमाम एड्स जो हैं वो ऑडियो विजुअल एड्स कहलाती हैं। और दूसरी तरफ एक डेफिनेशन है कि दीज आर डिवाइसेस दैट हेल्प द टीचर टू क्लैरिफाई, एस्टैब्लिश, कोरिलेट एंड कोऑर्डिनेट एक्यूरेट कॉन्सेप्ट्स, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। यानी वो तमाम चीज़ें, वो ऐसी तमाम एड्स जिनके ज़रिए टीचर जो है वो किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करता है स्टूडेंट को, और उनके जो भी कॉन्सेप्ट्स के दरमियान आपस में कोऑर्डिनेशंस होती हैं और सही तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन हो जाए और उसको हम अप्लाई भी कर सकें, उसको हम कहेंगे कि ये वो एविएट्स हैं। एंड एनेबल हिम टू मेक लर्निंग मोर कंक्रीट, यानी हमारे पास कॉन्सेप्ट तो जो है वो कंक्रीट नहीं होते, तो वो हमें नज़र तो नहीं आते, हम सिर्फ एक नाम लेते हैं। अब उसको एविएट के ज़रिए एक कंक्रीट फॉर्म दे देते हैं, जिसकी वजह से वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो मोर इफेक्टिव हो जाता है, इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और इंटरपर्सनल हो जाता है। यानी कि हम उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं, सीख लेते हैं और उसको एक मीनिंगफुल व्यू देते हैं। और इसके साथ ही साथ एंड विविड, विविड का मतलब होता है इंटेंस, कलरफुल, ब्राइट, रिच, वाइब्रेंट। इनके ज़रिए हम कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन को बनाते हैं और उसको मीनिंगफुल बनाते हैं। एक तीसरी डेफिनेशन है, एड्स हेल्प इन कंप्लीटिंग द ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग, दैट इज मोटिवेशन, क्लासिफिकेशन एंड स्टिमुलेशन। ये हम सीख चुके हैं कि लर्निंग जो है वो कोई वन साइडेड एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम ट्राई एंगुलर प्रोसेस कहते हैं। वो क्या है कि स्टूडेंट मोटिवेट भी हो और इसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट की क्लासिफिकेशन है और इसके साथ साथ स्टूडेंट जो है वो उसकी जो पढ़ने की, सीखने की हिस्स है वो स्टिमुलेट भी हो, वो तैयार भी हो उसके लिए। तो ये वो एड्स हैं जिनके ज़रिए स्टूडेंट की हेल्प होती है। अगली एक डेफिनेशन है, दीज आर द सेंसरी ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस विच इनिशिएट और स्टिमुलेट एंड रीइंफोर्स लर्निंग।
ये एक ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं कि हमारे सेंसेस को एक्टिवेट करती हैं, जिसकी वजह से हमारी लर्निंग जो है उसमें बेहतरी आती है, रीइंफोर्समेंट मिलती है, हम मज़ीद लर्निंग को आगे बढ़ाते हैं। एक और डेफिनेशन है, supplementary devices by which the teacher uses more than one sensory channel to clarify, establish and correct concepts, interpretation and appreciation. Supplementary devices का क्या मतलब है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं क्लासरूम में, वो दरअसल हमारे पास एक टेक्स्ट बुक होती है। अब टेक्स्ट बुक जो होती है वो उसमें वो रिटन फॉर्म में होती है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ रिटन फॉर्म में हमारी समझ में नहीं आती हैं, उनको एक कंक्रीट नेचर देने के लिए जब हम कोई भी ज़रिया इस्तेमाल करते हैं तो वो उसको हम कहते हैं कि ये हम इसको सप्लीमेंट कर रहे हैं, इसको इसकी मदद कर रहे हैं, और इसके ज़रिए हम मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई भी करते हैं और उनको सीखने में और उनको अडॉप्ट करने में और उनको यूज़ करने में हमारी मदद करती हैं। तो ये हैं जी उनकी डेफिनेशंस। टाइप्स ऑफ एवियर्स। Now we are going to discuss the different types of aviaries and their examples. These are printed visuals, audiovisuals and digital aids. प्रिंटेड एड्स में शामिल हैं जी पीरियाडिकल्स। पीरियाडिकल्स का मतलब होता है ऐसे तमाम जर्नल्स, मैगज़ीन या न्यूज़पेपर जो कि 3 माह बाद या 1 साल बाद या 6 माह बाद उनकी इशाअत होती हो, तो उनको कहते हैं पीरियाडिकल्स। बुक्स, टेक्स्ट बुक्स भी हो सकती हैं और रेफरेंस बुक्स भी हो सकती हैं। न्यूज़पेपर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर। लेटर्स जो होते हैं जो ऑफिशियल भी हो सकते हैं, नोटिफिकेशंस भी हो सकती हैं और तरह के भी हो सकते हैं। पम्फलेट्स होते हैं जो इश्तिहारबाजी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रेफरेंस बुक्स होती हैं, वो हम आगे देखेंगे क्या होती हैं। इसी तरह कॉमिक्स होते हैं। ये सब चीज़ें प्रिंटेड मटेरियल में शामिल होती हैं। इनमें कार्टून भी आ सकते हैं जो कि अखबारों में और पीरियडिकल्स में और मैगज़ीन में शाया होते हैं। अब विजुअल एड्स हैं जिनमें हम सिर्फ प्रिंटेड मटेरियल को हम पढ़ते हैं, और विजुअल जो हैं उनमें हम देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें मूव करती हैं। इनमें स्लाइड्स भी हैं, जैसे ये हमारी स्लाइड्स हैं, या हम लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ स्पेसिमेंस की स्लाइड्स देखते हैं, और फिल्म स्ट्रिप्स होती हैं। मॉडल्स होते हैं जो हम मुख्तलिफ रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे हार्ट का मॉडल है, स्केल्टन्स हैं और इस तरह के बेशुमार मॉडल्स जो यूज़ किए जाते हैं, लेबॉर्ट्रीज में भी होते हैं, और जो डिस्कशन होती है और लर्निंग होती है, टीचिंग होती है, उसमें भी यूज़ किए जाते हैं। ग्राफ्स एंड चार्ट्स होते हैं। पिक्टोरियल मटेरियल्स होते हैं, यानी जिनमें पिक्चर्स वगैरह होती हैं, फ़ोटोज़ होते हैं, और ग्लोब और मैप्स जो जोग्राफ़ी में इस्तेमाल किए जाते हैं, और एक्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे हम बच्चों को अगर किसी फूल के बारे में बताना है या ट्री के बारे में बताना है, तो हम उनको बागीचे में, स्कूल के गार्डन में ले जाएं और उनको जाके वो दिखाएं, और इसी तरह बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं। और ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब ये है कि जिस तरह केमिस्ट्री की लैब में हम सॉल्ट्स देखते हैं या रॉक्स देखते हैं जोग्राफ़ी की लैब में, या इसी तरीके से मुख्तलिफ नमूने होते हैं, पत्थरों के हो गए, मिट्टी के हो गए, सॉल्ट्स के हो गए, और इस तरह जितनी भी चीज़ें ओरिजिनल होती हैं उनको हम ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। इमेज और स्केच, किसी चीज़ का स्केच बना के दिखाया जाए, स्केल्टन का स्केच हो सकता है, फ्लावर का हो सकता है, और आर्टिफैक्ट्स होते हैं, डायग्राम्स जो बोर्ड पे बनाई जाती हैं, या डायग्राम्स के चार्ट होते हैं, कट आउट्स होते हैं। हम कुछ ऐसी शेप्स होती हैं, जिस तरह ज्योमेट्री में शेप्स होती हैं, वो अगर हम उस तरह ना समझा सकें छोटे बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए
जैसे उनको हमने अल्फ़ाबेट सिखाने हैं तो कट आउट बना के उनके ऊपर उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं। फील्ड ट्रिप्स जो हैं ये भी बड़ी मामनत करते हैं सीखने में। हम बच्चों को स्टडी टूर पे ले जाते हैं, किसी पहाड़ी इलाके में ले जाते हैं, साल्ट रेंज में ले जाते हैं, या सरा में, या और इस तरह की जो टॉपिक से रिलेटेड जगहें होती हैं वहाँ ले जाएं। और इसी तरीके से लैंग्वेज लेबॉर्ट्री है, उससे हम सीखते हैं। और बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं जिन पे लगाए होते हैं, और उनमें हम न्यूज़ भी लगा सकते हैं, और अपने सब्जेक्ट से मुतल्लिक जो हमारी डायग्राम्स हो गई, कोई फ़ोटो हो गए, कोई न्यूज़ हो गई, तो वो हम उन पे लगाते हैं। राइटिंग बोर्ड्स का आपको पता ही है, हम क्लासरूम में राइटिंग बोर्ड्स होते हैं उन पे जो लिखाई की जाती है, उससे भी बच्चे सीखते हैं। फ्लैश कार्ड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। स्पेसिमेंस होते हैं, जैसे बायोलॉजी की लैब में हम मछलियाँ हो गई और जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। और रियल मॉडल भी हो सकते हैं, रियल जो लाइफ है उससे लेके आए चीज़ें। ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज़ किए जाते हैं, और माइक्रोस्कोप जो लैब में यूज़ की जाती है। इसी तरीके से ऑडियो हैं जो सिर्फ हम सुनते हैं, उसमें टेप रिकॉर्डर्स होते हैं जो जिस पे हम रिकॉर्डिंग होती है और उससे फिर सुनते हैं। जिस तरह अभी ये रिकॉर्डिंग है आपके पास, फोनोग्राम्स होते हैं, फोनोग्राफ्स होते हैं, डिस्क्स होती हैं, और रेडियो से नशरियात की जाती हैं। अब रेडियो का इस्तेमाल अगरचे कम हो गया है, लेकिन तालीमी मकासद के लिए अभी भी ये चीज़ें यूज़ की जा रही हैं मुख्तलिफ मुल्कों में। अब वो चीज़ें जिनको हम ऑडियो विजुअल दोनों यूज़ की जाती हैं, अब उनको देखते हैं। इनमें हैं जी मोशन पिक्चर्स जो होती हैं, पता ही है आपको, टीवी ड्रामा है, ड्रामेटाइजेशन है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलते हैं टीवी पे, वो भी उनसे भी अब वाकिफ़ हैं। ये पपेट्स जो होते हैं, अगरचे इनका भी रिवाज कम हो गया है, लेकिन इनसे भी बहुत कुछ सिखाया जाता रहा है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो हैं ये भी लर्निंग का एक बहुत बड़ा टूल है। इनके ज़रिए भी बहुत कुछ हम सीखते भी हैं। एक्टिविटीज़ भी होती हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, मेंटल भी होती हैं। लेबॉर्ट्री में हम बहुत कुछ सीखते हैं, और प्रैक्टिकल जो लैब में किए जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन होती हैं जो टीचर डेमोन्स्ट्रेट करके क्लासरूम में भी बताते हैं, बाहर ले जाके भी बताते हैं, और लेबॉर्ट्री में भी बताते हैं। एजुकेशनल एग्ज़िबिशन जो होते हैं उनमें भी बच्चे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, और उनको एग्ज़िबिट करते हैं अपनी, तो इनसे भी बहुत सी लर्निंग होती है। और इसी तरह गेस्ट स्पीकर, बाज़ औक़ात रिसोर्स पर्सन जिसको कहा जाता है, उनको भी क्लासरूम में लाया जा सकता है कि वो बच्चों को सिखाएं। फिर अब डिजिटल एज है, इसमें देखें सोशल मीडिया, इससे आप सब वाकिफ़ हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ऑनलाइन लर्निंग है, ब्लॉग्स हैं, एनिमेटेड वीडियोस हैं, कार्टून, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, फील्ड ट्रिप है, मल्टीमीडिया का यूज़ है, LMS है, ईमेल्स के ज़रिए सीखा जाता है, टेलीकम्युनिकेशन के ज़रिए, यूट्यूब एक बहुत बड़ा सोर्स है लर्निंग का, और एजुकेशनल चैनल। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मददगार होती हैं एविएट्स के तौर पे। Now we are going to discuss about the uses of globe, charts and reference books. Globes provide correct concept of Arctic and Antarctica circles, axis of the earth, hemisphere, latitudes, longitudes, prime meridian and the pole seasons, rotation of the earth, location and relationship of different parts of the earth। तो इस सेंस में ये बहुत यूज़फुल है। अगर हम जोग्राफ़ी में इसको इस्तेमाल करें तो बच्चे ये तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि उनके लिए समझने मुश्किल होते हैं, और इनको ग्लोब के ज़रिए अगर हम सिखाएंगे तो इन चीज़ों को वो जल्दी सीख जाएंगे।
इसी तरह हमारे पास चार्ट्स होते हैं। चार्ट्स जहाँ तक क्लासरूम का ताल्लुक है, आप लोग ज़्यादातर उनको ये यूज़ करते हैं कि कोई एक आध उनके ऊपर ड्राइंग कर ली और क्लासरूम में उनको लगा दिया, लेकिन इनका जो यूज़ है असल वो ये है टू शो रिलेशनशिप्स सच एज comparison, relative amounts, developments, processes, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इस तरह की जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि वैसे समझाने बहुत मुश्किल होते हैं, वो चार्ट्स की मदद में किसी चीज़ का कंपैरिजन करना हो तो वो चार्ट की मदद से आसानी से समझाया जा सकता है। इसी तरीके से जो क्लासिफिकेशन है चीज़ों की, जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशन समझाने के लिए चार्ट्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब है जी रेफरेंस बुक। तो ये रेफरेंस बुक्स जो हैं इनमें ये इसीलिए यूज़ की जाती हैं कि यूज़ फॉर एक्स्ट्रा रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन जो दी होती हैं उनको मज़ीद गहराई में समझने के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए टेक्स्ट बुक के साथ यूज़ किया जाता है रेफरेंस बुक्स को। इनमें इंसाइक्लोपीडिया होता है जिसमें हम मिसाल के तौर पर अभी हमने इसमें देखा आर्कटिक क्या है, तो इसमें हम इंसाइक्लोपीडिया में हम देखेंगे। इसी तरीके से हम आसानी से देख सकते हैं कि इसका लॉन्गिट्यूड जो है इनका क्या मतलब है, ये इंसाइक्लोपीडिया में हमें मिलेगा। डिक्शनरीज का आम इस्तेमाल अब सब जानते हैं। डिक्शनरीज जो है वर्ड्स मीनिंग और उनका ओरिजिन देखने के लिए, प्रोनाउंसिएशन देखने के लिए यूज़ की जाती हैं। क्लासिकल बुक्स हैं, ये भी इसी तरह हमें मज़ीद मालूमात फराहम करती हैं। ईयर बुक है जो गवर्नमेंट की तरफ से उसकी जो मुख्तलिफ शोबों में डेवलपमेंट होती है उसको शाया किया जाता है, बताया जाता है, उससे भी मालूमात हासिल होती हैं। गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स होती हैं मुख्तलिफ जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे शोबे हैं, तालीम का है, एग्रीकल्चर का है और जितने भी हैं उनमें गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट शाया करती हैं कि इनमें कितनी तरक्की हुई है, कितनी नहीं हुई है, क्या क्या इसमें हमें एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट है, और जो जो भी गवर्नमेंट अपने फिगर शाया करती हैं। तो ये सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक के साथ साथ हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन वाइल यूजिंग बोर्ड्स। हमने देखा कि बहुत से बोर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं क्लासरूम में भी और स्कूल में भी, लेकिन देखना यह है कि उनका यूज़ करना कैसे चाहिए। तो टीचर को चाहिए कि राइट लीजिबली एंड इन बोल्ड लेटर्स, ऐसी ये लिखाई होनी चाहिए कि वो समझ में आए। मेक करेक्ट ड्राइंग्स एंड स्केचेस, एडजस्ट रूम लाइट टू प्रिवेंट ग्लेयर एंड आई स्ट्रेन। यानी बोर्ड ऐसी जगह पे लगा हुआ हो जो वाइट बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड है या जो भी चाक बोर्ड है, तो वो ऐसी जगह पे हो जहाँ के सब उसको आसानी के साथ देख सकें और आंखों को उससे परेशानी ना हो, आंखों पे कोई बोझ ना पड़े। इसी तरीके से यूज़ कलर्ड चाक और मार्कर्स फॉर एम्फेसिस, मीनिंग एंड वैरायटी। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसी मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो उनको ज़्यादा एम्फेसिस देने के लिए या समझाने के लिए हम अगर मार्कर का या कलर्ड चाक का इस्तेमाल करें तो वो जल्दी समझ में आते हैं। राइट अ स्ट्रेट रो स्टार्टिंग द टॉप टू लेफ्ट कॉर्नर, डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि टीचर को लिखते हुए बोर्ड के आगे नहीं खड़ा होना चाहिए बल्कि एक साइड पे, ताकि जो वो लिखता जाए वो बच्चों को नज़र भी आता हो। प्लान अहेड व्हाट यू विल राइट ऑन द बोर्ड। अब ज़ाहिर लेसन प्लान तो किया जाता है, तो उसमें जो बोर्ड पे लिखाई होती है उसको भी पहले से अपने जहन में या अपने पास रिकॉर्ड में रखना चाहिए कि ये चीज़ें बोर्ड पे लिखी जाएंगी। कीप द बोर्ड एंड डस्टर क्लीन, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। कीप द बोर्ड अबव द आई लेवल ऑफ द चिल्ड्रन, इन्वॉल्व स्टूडेंट राइट ऑन द बोर्ड ड्यूरिंग क्लास। अब ये नहीं है कि टीचर खुद ही लगा रहे और स्टूडेंट को मौका ना दे कि वो लिखें। जब
स्टूडेंट आगे आके लिखेंगे तो ये इनकी इससे उनका लर्निंग भी होगी, मोटिवेशन भी होगी और उनका एतमाद भी बढ़ेगा। राइट ओनली की कॉन्सेप्ट एंड अवॉइड पुटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल। अब ये नहीं है कि जितना आपके पास जो ज़हन में है या जो बुक में है वो सारे का सारा आप बोर्ड पे लिखते हैं, बल्कि सिर्फ की कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बोर्ड पे लिखने चाहिए, बोर्ड को ऐसे बाहर नहीं देना चाहिए। क्लीन द बोर्ड बिफोर लिविंग द क्लास, ये भी बहुत ज़रूरी है कि टीचर अगले टीचर के आने से पहले अपने किए हुए काम को क्लीन कर दे। तो ये कुछ बातें हैं जो कि बोर्ड के इस्तेमाल के मुतालिक हैं, इनको टीचर को अपने जहन में रखना चाहिए। यूज़ ऑफ बुलेटिन बोर्ड। अब बुलेटिन बोर्ड जो है वो चूँकि लर्निंग मटेरियल डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए टीचर को चाहिए कि वो क्या करे, डिस्प्ले इंटरेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडेबल मटेरियल। ये ना हो कि बच्चे जो किताब में जो चीज़ें हैं उनसे तो पहले ही बोर होते हैं, वो इनसे भी बोर हो जाएं, इसलिए इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं उस पर डिस्प्ले करनी चाहिए। चेंज द मटेरियल अकॉर्डिंग टू द पर्पस एंड प्रॉब्लम्स। तो जो एक दिन लगाया है कोई मटेरियल डिस्प्ले किया है तो फिर अगले दिन उसको चेंज भी कर देना चाहिए अपने मकासद के लिहाज से। मेक बैलेंस्ड एंड एस्थेटिक अरेंजमेंट, एस्थेटिक और आर्टिस्टिक अरेंजमेंट होनी चाहिए, यानी हैपहैज़र्ड में नहीं लगाने चाहिए, अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जो अट्रैक्टिव हो। टू मेक द डिस्प्ले मीनिंगफुल, पुट हेडिंग्स, लेटर्स एंड कलर टू द मटेरियल। तो इसको ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए जो भी फोटोग्राफ लगाया जा रहा है या कोई चार्ट लगाया जा रहा है या कोई अपना ग्राफ्स लगाए जा रहे हैं, तो उनको अगर हम हेडिंग दे दें और वो हेडिंग जो है वो कलरफुल हो जाएं तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। गिव द पीपल्स अपॉर्चुनिटी टू असिस्ट एंड एक्सप्लोर द मटेरियल। अब ये नहीं है कि सारा काम टीचर खुद ही करता रहे, स्टूडेंट को भी असाइनमेंट देनी चाहिए कि आप फलां टॉपिक के बारे में कोई आपके पास फोटोग्राफ्स हैं, कोई चार्ट्स हैं, कोई ग्राफ्स हैं या और कोई पिक्चर्स हैं, कोई ड्राइंग्स हैं, तो वो भी आप भी यहाँ पे उसको लगा सकते हैं। यूज़ ये चूँकि यूज़ किया जाता है डिस्प्लेइंग पिक्चर, चार्ट्स, फोटोज़ एंड पोस्टर वगैरह, तो उनको भी अट्रैक्टिव भी होना चाहिए और मीनिंगफुल भी होना चाहिए। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है बोर्ड, फ्लैनल का बना हुआ होता है इस पे कपड़ा, और उस पे क्या करते हैं ये देखें, जैसे ये बच्चा जो है वो अपनी चीज़ें डिस्प्ले कर रहा है तो वो आराम से जो कुछ वो बनाते हैं उस बोर्ड के ऊपर लग जाता है। तो टीचर को क्या चाहिए, असिस्ट चिल्ड्रन विद लर्निंग द अल्फ़ाबेट। तो टीचर जो है वो अल्फ़ाबेट बना के इसके ऊपर लगाएगा तो वो टीचर उससे बच्चे उससे अच्छी तरह से सीखेंगे। इसी तरीके से लर्निंग स्टोरीज एंड फेबल्स। अब स्टोरीज की कुछ पिक्चर बना के इस बोर्ड के ऊपर इस तरह अरेंज कर दें तो बच्चे उससे भी सीखते हैं। यूज़ एज काउंटिंग बोर्ड, इसके ऊपर गिनती भी लगाई जा सकती है। विजुअल एड असिस्ट विद फाइन मोटर स्किल। अब ये देखें ये बच्चा जिस तरह इसने बनाई है मुख्तलिफ ये शेप्स, तो इनको लगा रहा है तो इसकी जो हाथों की जो मूवमेंट है, मोटर स्किल्स हम कहते हैं, वो ये काम करने से डेवलप होती हैं। सॉर्टिंग शेप्स, स्पेस एंड मोर। अब ये देखें, अब इन्होंने ये सर्कल बनाया है, इसी तरीके से ये स्क्वायर बनाया है, ये मुख्तलिफ जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स इन्होंने बनाई हैं उनको डिस्प्ले किया है, बनाया है, लगाया है, तो इस तरह बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। तो ये इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके साथ ही साथ लिटिल हैंड्स कैन मैनिपुलेट द सॉफ्ट फैब्रिक्स ईजिली ऑन द फ्लैनल बोर्ड। तो इसके लिए फ्लैनल बोर्ड पे बच्चे एक तो उनके हाथ जो हैं वो प्रैक्टिकल जब करते हैं तो उनकी मूवमेंट बेहतर होती है, उनका शौक बढ़ता है। तो ये इस तरीके से फ्लैनल बोर्ड जो है वो हमें असिस्ट करता है मोर लर्निंग। एडवांटेजेस ऑफ एविएट्स।
मेक रोबस्ट सब्जेक्ट मैटर फैसिनेटिंग एंड अपीलिंग। अब देखें, जो हमारे पास टेक्स्ट बुक होती है वो काफ़ी हद तक बोरिंग महसूस होती है, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मुश्किल सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए और उसको अपीलिंग बनाने के लिए यूज़ होते हैं। मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनका इस्तेमाल बढ़ जाता है। रिड्यूस पैसिवनेस, मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, रिकग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से सीखते हैं, लिहाजा एविएट्स इसमें भी हेल्प करती हैं। हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ड्यू टू देयर कंक्रीट नेचर। कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो चूँकि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं, लिहाजा ये इस कॉन्सेप्ट को जब एविएट के ज़रिए हम कंक्रीट नेचर दे देते हैं तो वो लर्निंग में आसानी होती है। सेव टाइम एंड एनर्जी फॉर द स्टूडेंट एंड टीचर। अब जल्दी से वो सीख जाते हैं, लिहाजा एनर्जी भी बचती है और टाइम भी। डेवलप द क्रिएटिव पावर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। जब टीचर जो है वो कोशिश करेंगे कि अपने सब्जेक्ट के साथ साथ कोई एविएट्स भी इस्तेमाल करें तो उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और उनको देख के स्टूडेंट भी ज़्यादा क्रिएशन की तरफ माइल होंगे। डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड। ज़ाहिर है उसके साथ साथ जब एक्सप्लोर किया जाएगा चीज़ों को तो साइंटिफिक एटीट्यूड भी बढ़ेगा। कैप्चर अटेंशन, जो कि मेन लर्निंग के लिए एलिमेंट है, अटेंशन, तो वो भी इससे बढ़ती है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, इंक्रीज रिटेंशन। चीज़ें ज़्यादा देर तक जब आप करेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे और ख़ुद करेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। ब्रिंग पास्ट टू द क्लासरूम। अब जो चीज़ें हमने नहीं देखी होती हैं, पास्ट में गुजर चुकी होती हैं, एविएट्स के ज़रिए वो पास्ट में गुजरे हुए, जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, कोई फ़ोटो देखते हैं पुराना, तो वो पास्ट जो है वो हमारे सामने आ जाता है। शो रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स। जितने भी इवेंट्स हो चुके होते हैं उनका रिकॉर्ड और उनकी जो तारीख है, उनमें जो वाक़यात जिस वक्त पेश आए होते हैं वो भी एविएट्स के ज़रिए हमें आसानी से याद हो जाते हैं। इसी तरीके से प्रोवाइड अ गुड एस्थेटिक ऑफ द एक्सपीरियंसेस, पॉसिबल टू रिड्यूस और एनलार्ज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमारे लिए मुमकिन हो जाता है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे करते हैं कि ये स्लाइड को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, इसी तरीके से बाकी चीज़ों के साथ भी हम माइक्रोस्कोप में भी चीज़ों को बड़ा और छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख लेते हैं। एनहांस द एनर्जी लेवल ऑफ द टीचिंग। अब जब स्टूडेंट भी अटेंटिव होंगे, टीचर भी खुशी से पढ़ाएगा, स्टूडेंट जल्दी से सीखेंगे तो क्या होगा कि एनर्जी लेवल टीचर का बढ़ेगा। ईजी टू फॉलो, ईजी टू एक्सप्लेन थिंग्स एंड पुट देम इन पर्सपेक्टिव, हेल्प कीप मिस्टेक्स एट मिनिमम। इससे हम पढ़ाते हुए बहुत सारी गलतियाँ प्रोनाउंसिएशन में भी हो सकती हैं, बोलने में भी हो सकती हैं, डिलीवर करने में भी हो सकती हैं, तो इनके ज़रिए ये कुछ चीज़ें जो हैं कवर हो जाती हैं। इम्प्रूव टीचिंग एबिलिटी। जो जो टीचर इन पे काम करेगा, एक्सप्लोर करेगा एविएट्स को अपने टॉपिक के साथ रिलेट करके, तो टीचिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी। एसोसिएट द ऑब्जेक्ट एंड वर्ड्स। तो जब लर्निंग जो है उसका एक नाम एसोसिएशन भी है। जब आप एक चीज़ को किसी दूसरी के साथ एसोसिएट कर लेते हैं तो वो आपको जल्दी याद हो जाती है। प्रोवाइड सिंपल एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, डेवलप द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन। देखें, ऑब्जर्वेशन लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को तो वो फिर आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जल्दी जाती है और रिटेन हो जाती है। स्पीक द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ फॉर्म, कलर, पोजीशन एंड मोशन। Provide a simplified view of complicated data concept.
जो भी एक मुश्किल कॉन्सेप्ट होते हैं उनको ये सिंपल करके बताते हैं। कॉन्स्टिट्यूट द रॉयल रोड ऑफ लर्निंग, हम कह सकते हैं कि ABAs जो है वो रॉयल रोड टूवर्ड्स लर्निंग है। ये वो रास्ता है जिससे लर्निंग बेहतरीन तरीके से होती है, लिहाजा हमें ABAs को यूज करना चाहिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ ABAs, जहाँ चीज़ों के बहुत से फ़ायदे होते हैं वहाँ कुछ उनमें खामियां कमियां भी होती हैं। तो इनमें भी इसी तरह है कि नंबर 1 टेक्निकल प्रॉब्लम्स। मिसाल के तौर पे ये जो मैं प्रेजेंटेशन बना रही हूँ इसमें मुझे बार बार टेक्निकल प्रॉब्लम पेश आते हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग वाली डिवाइस है ये फेल हो जाती है, लिखने में बहुत टाइम लगता है, चीज़ों को अरेंज करने में, ये स्लाइड्स बनाने में, इसी तरह फिर इसको डिस्प्ले करने में। तो और इस तरह के बेशुमार टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकते हैं। एक्सपेंसिव भी होती हैं बाज़ चीज़ें, नीड स्पेस। अब जैसे ये हमने स्लाइड्स बनाई हैं, जब हम इनको डिस्प्ले करेंगे तो इसके लिए हमें बाकायदा एक रूम चाहिए, जगह चाहिए, और बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जिनके लिए हमें जगह चाहिए होती है। इट इज़ ईजी टू लूज अटेंशन, ये भी हो सकता है कि अटेंशन जो है वो बाज़ औक़ात बजाय उन एविएट्स के उनकी स्ट्रक्चर की तरफ चली जाए, जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको छोड़ दिया जाए। रिक्वायर्स वेल डिज़ाइन प्रेजेंटेशन एंड मटेरियल, अगर टीचर जो है वो पूरे अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन नहीं करता और मटेरियल को कोऑर्डिनेट नहीं करता अपने टॉपिक के साथ, तो वो लर्निंग जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी, लिहाजा इस पे भी बहुत टाइम लगता है। पार्टिसिपेंट माइट पे मोर अटेंशन टू द ग्राफिक्स दैन द वीडियो, जो उसमें ग्राफिक्स होते हैं, जैसे ये इसमें हमने बनाया है, ये एक ग्राफिक की फॉर्म है। हो सकता है कि स्टूडेंट जो है इस लिखे हुए के बजाय ये जो साइड पे ग्राफिक्स बने हुए हैं इनकी तरफ देखें और जो सीखने वाली चीज़ है वो नज़र से निकल जाए। टाइम कंज्यूमिंग ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर, अब टीचर जो है उसको बहुत सारा टाइम भी देना पड़ता है, तवज्जो देनी पड़ती है। जैसे ये वीडियो बनाने के लिए मुझे कई दिन लगे, मटेरियल इकट्ठा किया, उसको ज़ाहिर है टाइपिंग भी मेरे लिए एक नई चीज़ है, उनको टाइप करना, फिर उनको अरेंज करना, फिर उनकी ग्राफिक्स बनाना, फिर उनको कलर देना, और फिर अप टू डेट रखना, फिर अप टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट रखना, फिर उनके लिए बोलना, फिर उनको अरेंज करना, ये सारी चीज़ें बहुत सारा टाइम मांगती हैं। लेकिन होता यह है कि जब हम एक दफ़ा चीज़ को बना लेते हैं तो वो फॉरएवर हमारे लिए मिसाल हो जाती है, काम आती है। अब हम देखते हैं कि एविएट्स के बारे में कुरान क्या कहता है। These are the words of wisdom from the Holy Quran. अल्लाह पाक फरमाता है सूरह अल आराफ आयत नंबर 179 में, Many are the jinn and men we have made for hell, wherewith they understand not, eyes wherewith they seeing not, and ears wherewith they hear not, they are like cattle. अल्लाह ताला कहता है कि इनको हमने बनाया है, ये देखते नहीं है, अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं। इनको आंखें दी हैं, उनसे देखते नहीं है, कान दिए, उनसे सुनते नहीं है, ये तो जानवरों की तरह है। यानी ये है सेंसरी ऑर्गन का यूज। इसी तरह सूरत अल हज वर्स नंबर 46 में अल्लाह ताला फरमाता है, Do they not travel through the land, so that their hearts and minds may thus learn wisdom, and their ears may thus learn to hear? Truly, it is not the eyes that are blind, but the hearts which are in their breasts. क्या है? इनको ये नहीं दुनिया को देखते कि क्या हुआ इससे पहले वाले लोगों के साथ, क्यों हुआ कि उनको आंखें भी थी, कान भी थे, लेकिन उनके दिल अंधे हो गए थे। यानी वो जो इफेक्टिव लर्निंग है जिसको हमने कहा है, हमने लर्निंग की जो पार्ट्स किए थे, थ्योरी पढ़ी थी, कॉग्निटिव है और इफेक्टिव लर्निंग है।
कॉग्निटिव तो हो जाती है, लेकिन दिल अंधे हो जाएं तो किसी बात का असर ही नहीं होता। अल्लाह भी यही सवाल उठा रहा है। आगे सूरत अल मुल्क वर्स नंबर 23 में अल्लाह ताला फरमाता है, से it is he who created you and made for you the faculties of hearing, seeing and understanding. Little thank it is you give. अल्लाह कहता है तुम्हें क्या क्या नहीं दिया, सुनने की, देखने की, समझने की सलाहियतें दी, दे के भेजा दुनिया में, तुम शुक्र ही नहीं अदा करते हो। शुक्र क्या है? शुक्र ये है कि हम उनको यूज करें। आगे सूरह अल आराफ में फरमाते हैं अल्लाह ताला आयत नंबर 204 में, when the Quran is read, listen it with attention and hold your peace that you may receive mercy. कुरान पढ़ा जाए जब तो गौर से सुनो, शायद कि तुम पर रहम किया जाए। टेंशन इज मस्ट। इसी तरह एक फेमस सेइंग है कि ट्रू एजुकेशन क्या होती है। ट्रू एजुकेशन ऑफ इंटेलेक्ट कैन ओनली कम थ्रू प्रॉपर एक्सरसाइज and training of body organs, that is hands, feet, eyes, ears, tongue and nose. जब तक इन सब का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, there will be no true education. It means if we do not use our senses, we will be answerable. So it is must to use aviates for learning. And at the end, here is some creative work for you. Search the name and use of aids used for teaching special children.